नया CTF कर रहे थे, वंडरलैंड, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। किसी ने ट्राई किया आगे खुद से? ओके, तो कनेक्ट किया DHM नेटवर्क से, उसके बाद डिप्लॉय किया इसको। और इसको एक्सेस करके देखते हैं।
वही करेंगे पहले तो इसमें अपना SSH लॉगिन, उसके लिए यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो कल हमने देखा था कि यहाँ पे एक फाइल थी जो कि एक पाइथन स्क्रिप्ट है, इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट करके भी हो क्या रहा है, ये तो सिर्फ एक जो है पोएम को प्रिंट कर रही है, उसमें से लाइंस लेके प्रिंट कर रहा है जो पाइथन स्क्रिप्ट है, और कुछ तो नहीं हो रहा है उसमें। तो उसको कुछ किया जा सकता है इस प्रोग्राम के थ्रू जिससे हमारा कुछ फायदा हो। कल हमने एक चीज और देखी थी कि मैं इस प्रोग्राम को चला सकता हूँ एक दूसरे यूजर की परमिशन से। वो कैसे करेंगे, हम पहले तो sudo -l चला देते हैं। ये कमांड था, इसमें साथ में ये यूजर नेम भी बताया हुआ है कि इस यूजर की प्रिविलेज से इस फाइल को चला सकते हैं। तो ठीक है, फिर वो चीज़ करते हैं। तो चला तो देंगे, लेकिन करेंगे क्या यार इसका, ये तो अभी भी क्वेश्चन है कि इसको एक्सेस कर भी लिया तो मैं क्या करूँगा। सर वो एक बार प्रिंट करके देखते हैं ना, मतलब वो रन करके देखते हैं स्क्रिप्ट ये। रन कर, अच्छा ठीक है। तो रन करने के लिए एग्जैक्ट यही कमांड चाहिए मुझे, इसको कॉपी करना होगा। sudo -u rabbit और कमांड। तो इसको रन किया, तो ये द लाइन वॉज जो हमने कल कोड भी देखा था इसका। जैसे अगर मैं कोड खोलता हूँ इसका, तो ये तो सिंपली क्या है, 10 रैंडम लाइंस पोएम में से उठा के उनको प्रिंट कर रहा और कुछ नहीं कर रहा। सर और वो जो ब्लैंक लाइन है उसका क्या है? ब्लैक लाइन वो एम्प्टी लाइंस हैं, मतलब स्पेस अच्छा हैं दो पैराग्राफ्स के बीच, खाली है, उनमें कुछ नहीं है। आप पोएम लिखते हो तो पोएम में क्या सब कुछ एक साथ थोड़ी लिखते हो।
हाँ हाँ। तो स्टैंजास के बीच में गैप देते हो ना, स्पेसिंग देते हो, तो वही है बस, और कुछ नहीं। तो इसमें तो सिंपली यही हो रहा है कि हम यहाँ पे पोएम में से लाइंस प्रिंट कर रहे हैं स्क्रीन पे। अगर ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट में करता हूँ तो बार बार बस वही होता है। अच्छा, कैट में ये तो बार बार बस यही प्रिंट ही करता है 10 लाइन्स। रैंडमली उठाएगा कोई 10 लाइन और उनको प्रिंट कर देगा, और कुछ नहीं हो रहा इसमें। तो क्या इसको कुछ ऐसा करने का तरीका है जिससे इस पाइथन कोड को मैं किसी और पर्पस के लिए यूज कर सकूं? पाइथन से आप लोग फेमिलियर हो, पाइथन कोड से? नो सर। नहीं, कोई भी फेमिलियर नहीं है पाइथन से? नो सर। अच्छा, कोडिंग वैसे इन जनरल फेमिलियर हो किसी भी लैंग्वेज से? हाँ जनरल पता है, CCPP वगैरह। सिर्फ अच्छा नाम पता है सर। अच्छा, चलो ठीक है। अगर नहीं जानते हो कोडिंग वगैरह तो एक पाइथन ज़रूर सीखना। एंड अगर ऑलरेडी जानते हो कोई भी कोडिंग पहले से, तो पाइथन समझना बिल्कुल ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं पाइथन में कुछ। ठीक है, तो ये जो कोड है, ये जो हमने यहाँ पर आउटपुट करा के देखा, कोड क्या है इसमें, सिंपली हो क्या रहा है। तो ये यहाँ से स्टार्ट है ये कोड। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले तो इंपोर्ट रैंडम। अच्छा, इसको छोड़ो पहले। ये जो पोएम है एक वेरिएबल है जिसमें हम ये पूरी की पूरी पोएम स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, एंड एट द एंड जो है हम एक लूप चला रहे हैं। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, फॉर आई इन रेंज 10, मतलब 1 से लेके 10 तक, या 10 टाइम्स बोल लो, 10 टाइम्स ये चलेगा। और हर बार जब भी चलेगा, एवरी टाइम क्या होने वाला है कि रैंडम जो हमने इंपोर्ट रैंडम किया, इंपोर्ट रैंडम क्या है कि पाइथन के कुछ डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल्स हैं या लाइब्रेरीज बोल लो उनको, जिनमें ऑलरेडी कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं जिनके लिए कोड पहले से अवेलेबल है पाइथन के साथ। तो वो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया, और रैंडम डॉट चॉइस उस लाइब्रेरी में से एक फंक्शन यूज़ किया चॉइस नाम का। वो करता क्या है बेसिकली, अगर आप उसको कुछ इनपुट देते हो तो उसमें से रैंडमली कुछ एक चीज़ सिलेक्ट कर लेता है। तो हमने किया क्या, उसको इनपुट क्या दिया, पोएम डॉट स्प्लिट। मतलब कि पोएम जो है, ये तो क्या पूरा एक ही वेरिएबल है, पूरी की पूरी पोएम डॉट स्प्लिट। अब इसको स्प्लिट कर दिया अलग अलग लाइन में, हर लाइन को इंडिविजुअल वेरिएबल बना के एक एरे बना दिया उसका। एरे सिंपली एक ऐसा वेरिएबल जिसमें देर आर मल्टीपल वेरिएबल्स ऑफ द सेम टाइप।
और ये \n मतलब \n इज न्यू न्यू लाइन। लाइन। जब एंटर करते हो नई लाइन में जाने के लिए तो उसको वो सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट होता है एज अ न्यू लाइन, एज \n। तो क्या किया हमने, हर लाइन को इंडिविजुअली सेपरेट कर लिया, उसको इनपुट दिया टू दिस चॉइस फंक्शन। तो वो रैंडमली कोई एक लाइन सिलेक्ट करेगा। वो लाइन ब्लैंक लाइन भी हो सकती है, वो लाइन टेक्स्ट वाली लाइन भी हो सकती है। और ये चीज उसको फिर सिलेक्ट करके क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। द लाइन वॉज, और लाइन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। एंड ये चीज 10 बार होगी। अब देखो, पोएम तो ठीक है, पोएम का तो कुछ नहीं कर सकते, जो है वो है पोएम। लेकिन जो ये लाइन है, पहली लाइन जो है इंपोर्ट रैंडम, ठीक है। इंपोर्ट रैंडम का क्या मीनिंग है कि पाइथन जो इंस्टॉलेशन है इस सिस्टम पे, उसमें से ये रैंडम नाम की लाइब्रेरी हम अपने कोड में यूज कर रहे हैं, अपनी स्क्रिप्ट में यूज करना चाहते हैं, तब हम इंपोर्ट करते हैं किसी भी लाइब्रेरी को। और ये लाइब्रेरी भी क्या होगी, मतलब लाइब्रेरी या मॉड्यूल बोल रहा हूँ मैं, सिंपली वो भी एक पाइथन कोड होगा। अब इंपोर्ट जब मैं करता हूँ किसी चीज को, तो पाइथन सबसे पहले तो क्या करेगा कि जो करंट डायरेक्टरी है, ठीक है, जिस डायरेक्टरी में ये स्क्रिप्ट है, जिस डायरेक्टरी में ये प्रोग्राम है, उसमें ढूंढेगा कि भाई रैंडम नाम का कोई पाइथन स्क्रिप्ट है क्या, रैंडम के नाम से कोई पाइथन प्रोग्राम है क्या। सबसे पहले वो वहाँ जो करंट डायरेक्टरी है उसमें ढूंढता है, यहाँ तो है नहीं ऐसा कुछ। फिर वो जाता है अपना जो पाइथन इंस्टॉलेशन है जहाँ पे बाकी उसके मॉड्यूल्स हैं, उसके बाद वहाँ जाके सर्च करता है। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे रैंडम नाम से एक पाइथन स्क्रिप्ट बना लूँ, तो उसमें जो एक्चुअल रैंडम डॉट पाई पाइथन की लाइब्रेरी है उसकी जगह मेरी स्क्रिप्ट चल जाए, ऐसा कुछ कर सकते हैं? उसके लिए तो सर ये लाइब्रेरी ढूंढना पड़ेगा ना पहले रैंडम नाम की। ढूंढ के क्या करेंगे उसको? मतलब वो रिप्लेस करना पड़ेगा ना उसको शायद, अपनी वाली स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करने के लिए। नहीं नहीं, उसको रिप्लेस करने की जरूरत ही नहीं है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने लिखा है इम्पोर्ट रैंडम। जिस टाइम पे आपने लिखा, जब आपने प्रोग्राम कोड किया इम्पोर्ट रैंडम, उस टाइम पे पाइथन को नहीं पता कि रैंडम डॉट पाई कहाँ पे है। तो जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तब सबसे पहले वो जो पाइथन प्रोग्राम है वो इम्पोर्ट रैंडम जब लाइन देखता है तो वो क्या करता है, पहले ढूंढता है कि रैंडम क्या है, रैंडम कहाँ पे लोकेटेड है। पहले देखता है करंट जो डायरेक्टरी है उसमें तो नहीं है कहीं। अगर उसमें नहीं है तब जाके जो उसकी डिफॉल्ट लोकेशन है पाइथन इंस्टॉलेशन आपकी जहाँ से है, जिस डायरेक्टरी में, उन फाइल्स में से जाके उठाता है फिर। तो अगर मैं करंट डायरेक्टरी में डाल दूँ रैंडम के नाम से तो कुछ हो सकता है? हाँ हो सकता है सर। तो करते हैं फिर ऐसा। तो अपन क्या है, अपना नैनो यूज करेंगे, और जो फाइल है उसका नाम यही होना चाहिए, लेकिन रैन डॉट पी वाई। कि पाइथन स्क्रिप्ट जो होती हैं, पाइथन प्रोग्राम्स जो होते हैं वो डॉट पी वाई एक्सटेंशन में होते हैं। जैसे सी प्रोग्रामिंग अगर आपने किया, आपने देखा होगा उसमें डॉट सी होता है, जावा में डॉट जावा होता है। तो इसी तरह से पाइथन डॉट पी वाई, रैंडम डॉट पाई या रैंडम डॉट पी वाई जो बुलाना है, ठीक है। नई फाइल है ये। अब इसमें अच्छा आप कर क्या सकते हैं, लेकिन मैं इसको एग्जीक्यूट तो करा दूं अपने कस्टम कोड, कस्टम कोड में क्या डालूं?
वो रिवर्स शेल की स्क्रिप्ट, रिवर्स शेल की स्क्रिप्ट, रिवर्स शेल की स्क्रिप्ट क्यों डालूंगा मैं? मेरे पास तो ऑलरेडी शेल एक्सेस है हाँ सिस्टम हाँ पे। हाँ, अच्छा, अब रिवर्स शेल छोड़ो, मेरे को ये बताओ कि हमारा गोल क्या है, अब हम क्या करने की कोशिश करेंगे? क्या कोड डालेंगे वो तो चलो बाद में है, बट पहले हम कोशिश क्या चीज करने की करेंगे? हम क्या करने की यहाँ कोशिश करेंगे कि हमें देखो, जब मैं कमांड रन कर रहा हूँ, ये जो स्क्रिप्ट है walrus on the carpenter डॉट पी वाई, जब मैं उसको रन कर रहा हूँ तो मैं जो करंट लॉग्ड इन यूजर है एलिस, उसकी परमिशन से नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ रैबिट की परमिशन से। तो अगर मेरे को रैबिट यूजर के थ्रू शेल मिल जाता है तो वो भी प्रिविलेज एस्केलेशन हुई, और प्रिविलेज एस्केलेशन ही का तो हम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे शेल एक्सेस तो ऑलरेडी है हमारे पास, तो इसमें भी सिंपली हम शेल लेने का कोड लिखेंगे। तो ये वही कोड है, ये कोड आपने पहले देखा ही होगा मेरे को यूज करते हुए, हाँ सर। है ना? तो सेम चीज है बस। इसको सेव कर देंगे, फाइल नेम टू राइट रैंडम डॉट पी वाई, और इसको एग्जीक्यूटेबल बनाना ज़रूरी है क्योंकि स्क्रिप्ट है, प्रोग्राम है, तो एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए। ठीक है, अब ये चीज़ रन करके देखते हैं जो हम कर रहे थे। अब देखा क्या हुआ तुरंत से, rabbit@wonderland। रैबिट यूजर का लिए के लिए शेल मिल गया। तो यूजर चेंज हो गया एलिस से रैबिट, आईडी अब रैबिट वाली है। ठीक है, अभी डायरेक्टरी कौन सी है हमारी? pwd होम एलिस। एलिस में तो कुछ ऐसा है नहीं जो हम काम करें इस चीज़ से, तो रैबिट की डायरेक्टरी में जाते हैं। ठीक है, एलिस हैट और रैबिट ट्राई हैक में 4 यूजर्स हैं अभी। रैबिट यूजर के अकाउंट में हम तो उसी की डायरेक्टरी में जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। अच्छा, यहाँ पे एक फाइल दिख रही है बस, थोड़ा सा इसको और अच्छे से देख लेते हैं। अच्छा, तो ये जो टी पार्टी नाम की फाइल है, इसका कुछ कर सकते हैं क्या? सर उसको सेट यूआईडी वाली प्रिविलेज है ना, परमिशन है ना, सेट यूआईडी वाली परमिशन मिली हुई है उस फाइल को, परमिशन और क्या ये तो जनरल यूजर को भी एग्जीक्यूट की परमिशन है। एग्जीक्यूट की परमिशन है, और ये फाइल है एग्जीक्यूटेबल, तभी इस तरह से शो हो रही है। खैर वो तो पैरेट सिस्टम्स का है कि इस तरह से दिखाते हैं। चलो, तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है मतलब, हाँ, तो देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके कि क्या होता है। /t पार्टी एग्जीक्यूट किया फाइल को, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल इसमें मिली।
और क्या कह रहा है ये, वेलकम टू द टी पार्टी, द मैट विल बी हियर सून प्रोबेबली बाय। अच्छा ठीक है, ये तो ऐसे आज की डेट बता रहा है। हाँ, टाइम कुछ रैंडम ले रहा है वो, या अभी का टाइम लेके उसमें कुछ ऐड कर रहा है। आस्क वेरी नाइसली एंड आई विल गिव यू सम टी व्हाइल यू वेट फॉर हिम। अच्छा, इनपुट मांग रहा है, अगर मैं कुछ इनपुट नहीं देता, क्या कहता है, सेगमेंटेशन फॉल्ट कोड डंप। दोबारा से अगर इसको रन करके यहाँ पे कुछ भी रैंडम दूं तो तब भी सेगमेंटेशन फॉल्ट। कुछ भी अगर दे रहे हो तो सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा है। ठीक है, अब ये जो कोड है, स्ट्रिंग्स करके देखें इसका। स्ट्रिंग है ही नहीं सिस्टम में, बहुत बढ़िया। सिंपली कैट करके देखते हैं। कैट में ऑफ कोर्स जो नॉन रीडेबल डेटा है वो भी दिखाई देगा, पर जो एक्चुअल कोड है वो भी दिख रहा है। और ये जो सेगमेंटेशन फॉल्ट कोड डंप है, मतलब ये ऑलरेडी कोड का पार्ट है, तो कुछ भी इनपुट दे दो यही आउटपुट मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जो कोड हमें जो डिस्प्ले हो रहा है चीज़, वेलकम टू द टी पार्टी, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है, मैड हैटर विल बी हियर सून स्लैश बिन स्लैश एको हाइफन एन। अब पिछली बार हमने जो ये पाइथन वाले प्रोग्राम में किया था इंपोर्ट रैंडम, वो क्यों हो पाया था, क्योंकि जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हम डायरेक्ट पाथ पूरा तो देते नहीं, हम सिंपली नाम दे देते हैं फाइल का। लेकिन यहाँ इसने ये एको प्रोग्राम यूज किया, इसने उसका पूरा पाथ दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप सेम चीज नहीं कर सकते इस प्रोग्राम के साथ, एको के साथ। ठीक है, एको हाइफन एन प्रोबेबली बाय, तो ये तो सिंपली जो हमें आउटपुट दिख रहा है उसी को हम देख रहे हैं कि उसका कोड क्या है। प्रोबेबली बाय, और प्रोबेबली बाय जब आता है तो हमें क्या दिखती है, आज की डेट। तो प्रोबेबली बाय एंड डेट, तो डेट का बाउंड रन होता है, डेट इज इक्वल टू नेक्स्ट आर। और फिर वही आ रहा है, आज वेरी नाइस आई गिव यू सम टी। बाकी जो कोड है वो नॉन रीडेबल है। ये तो सारा मतलब सी में जो भी कंपाइलेशन के वक्त एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी थी उसका पार्ट है, तो इसका तो कोई काम है नहीं हमें। इसमें से कुछ ऐसा दिख रहा है जो यूजफुल हो सके। ध्यान से देखो, कुछ ऐसा दिख रहा है जो यूज कर सके अपने एडवांटेज में।
देखो मैंने एक चीज तो इसमें पॉइंट आउट कर दी जो एक हिंट है, उसके बेसिस पे कुछ समझ आ रहा है क्या करना चाहिए। सर वो एक बार वापस रिपीट करोगे क्या हिंट? मैंने एको के बारे में जो बोला था वो चीज थी हिंट, जो एको यहाँ पे है ना, हम्म। स्लैश बिन स्लैश एको, कि एको के साथ वो चीज हम नहीं कर सकते जो हमने किया था पहले, क्योंकि इसमें पूरा पाथ दिया हुआ है इसका। ओके, मतलब वहाँ पे सिर्फ इंपोर्ट रैंडम ऐसा किया गया था, लेकिन अगर रैंडम की कंप्लीट पाथ देते थे तो हम वहाँ पे भी वैसा नहीं कर सकते थे, राइट? तो वहां पे नहीं कर सकते थे वैसा। ओके, मतलब यहाँ पे एक स्पेसिफिक फाइल एग्जीक्यूट हो रही है। हाँ, उसको कहीं ढूंढ नहीं रहा जाके, वो उसी को एग्जीक्यूट कर रहा सर तो फिर है। वो जो root.txt नाम की जो फाइल है उसकी मतलब स्पेसिफिक पाथ दे के ये स्क्रिप्ट में एग्जीक्यूट किया तो? नहीं, इस स्क्रिप्ट के अंदर हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, ये नहीं, जो वो पाइथन पाइथन वाली स्क्रिप्ट में सर। पाइथन वाली स्क्रिप्ट में क्या करेंगे पाइथन वाली स्क्रिप्ट से? मतलब वो जो root.txt है हाँ, उसको, मतलब उसकी कंप्लीट पाथ अगर दिया तो मतलब वैसा कुछ होगा क्या? उसका पाथ दे भी दें तो हमें परमिशन ही नहीं है ना उसको एक्सेस करने की, वो सिर्फ रूट के पास है परमिशन। अच्छा। रूट डॉट टी एक्स टी, उसके किसी और अकाउंट को परमिशन ही नहीं है एक्सेस करने की। और जो हम प्रोग्राम चला रहे थे पाइथन से पाइथन के थ्रू जो हम प्रोग्राम रन कर रहे थे, वो क्या था कि हम रैबिट यूजर जो है जिससे करेंटली लॉग्ड इन हो चुके हैं हम, उसकी परमिशन से रन कर रहे थे। तो हाँ। रूट परमिशन है ही नहीं ना हमारे पास, तो फिर उस फाइल को एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है। अगर होती परमिशन, ठीक है, अगर हमारे पास उस फाइल को एक्सेस करने की परमिशन होती विद रैबिट यूजर, तो हम कर सकते थे उसको आउटपुट। नहीं ध्यान आ रहा क्या किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखो, एको के साथ तो पूरा पाथ दिया हुआ है, इन डेट के साथ तो नहीं दिया हुआ। एको के साथ दिया हुआ है पूरा पाथ, लेकिन डेट के साथ तो नहीं दिया हुआ। डेट भी तो सिस्टम कमांड है। एको में क्या दिया हुआ, स्लैश बिन स्लैश एको, तो उसको तो हम कर नहीं सकते कुछ, लेकिन डेट के लिए तो पाथ नहीं दिया हुआ। और सिस्टम कमांड जितने भी होते हैं वो कहाँ पे, मतलब कैसे पता चलता है सिस्टम को कि कहाँ ढूंढना है इनको? होम डिक्शनरी।
क्या क्या? होम डिक्शनरी। होम डिक्शनरी वो क्या होता हाँ, है? हम पाथ होम डिक्शनरी में ही ढूंढेंगे ना। देखो, पाथ जो होता है एक एनवायरनमेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। उसमें इस तरह की चीज़ें होती हैं कि कहाँ कहाँ पाथ हो सकते हैं फाइल के। उसको अगर एक्सेस करना चाहो, एको डॉलर पाथ। एको क्या है, मैं सिंपली वैल्यू आउटपुट कर रहा हूँ उसकी। तो उसमें क्या क्या पाथ्स हैं, कहाँ कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं? यूजर लोकल सिस्टम बाइनरीज, यूजर लोकल बाइनरीज, यूजर सिस्टम बाइनरीज, यूजर बाइनरीज, सिस्टम बाइनरीज, बाइनरीज, स्नैप बाइनरीज। तो अगर आप पूरा पाथ नहीं स्पेसिफाई करोगे, जैसे यहाँ पे डेट का पूरा पाथ क्या है स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, सिर्फ मेंशन किया हुआ है डेट कमांड यूज करना है, तो इन दैट केस हो क्या रहा है कि अब हमने पाथ दिया नहीं है, या जिसने स्क्रिप्ट बनाई उसने पाथ दिया नहीं है। तो जब ये एग्जीक्यूट होगा तो डेट कमांड को कहाँ ढूंढेगा सिस्टम? इस पाथ में जो जो डायरेक्टरीज मेंशन है वहां पे अगर मिल जाता है तो चला लेगा, अदरवाइज फिर वो एरर दे देगा। वैसे सारी बाइनरीज और सिस्टम बाइनरीज कवर हो जाती हैं इन डायरेक्टरीज में, तो एरर आएगा तो नहीं इस केस में। तो अगर हम चाहें तो कुछ कर सकते हैं यहाँ पे डेट कमांड का। हम सिंपली इसके थ्रू शेल एक्सेस करने की कोशिश कर लेंगे। बस क्या करेंगे, अपना एक कस्टम कोड बनाएंगे। किस नाम से? डेट के नाम से। और ये जो पाथ वेरिएबल है इसमें क्या करेंगे, अपनी डायरेक्टरी पहले डाल देंगे, ताकि जो एक्चुअल डेट कमांड है उसकी जगह हमारा कस्टम कमांड चल जाए। तो ठीक है, काम करते हैं, टेम्प डायरेक्टरी में चलते हैं। टेम्प में एक फाइल बनाते हैं डेट नाम की। ठीक है, इसमें हमें चाहिए क्या, हमें सिंपली बैश शेल चाहिए। अब ये पाइथन फाइल तो है नहीं, है क्या, सिंपली बैश स्क्रिप्ट है। सिंपली बिन बैश लिखो इसमें तो काम हो जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी किसी और प्रोग्राम के थ्रू कॉल कर रहे हैं और कुछ ऐड करने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसका एग्जीक्यूटेबल बनाना है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा फाइल। हाँ, एग्जीक्यूटेबल भी है। अच्छा, अब क्या करना है हमने,
कि जो पाथ वेरिएबल है उसको चेंज करना है। मतलब चेंज क्या करना है, सिर्फ अपना एक ये ऐड करनी है टेम्प डायरेक्टरी उस पाथ में, और पाथ में भी कहाँ, पाथ के एकदम आगे, ताकि सबसे पहले वो यहीं ढूंढे। अगर उसको यहाँ मिल जाता है जो कमांड है, जैसे डेट कमांड है, तो उसके लिए हमने यहीं पे डाल दिया ना टेम्प फोल्डर में, टेम्प डायरेक्टरी में। टेम्प में अगर उसको मिल जाता है, आगे कहीं ढूंढेगा नहीं वो। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए कमांड होता है एक्सपोर्ट पाथ इज इक्वल टू टेम्प डायरेक्टरी स्पेसिफाई की कोलन डॉलर पाथ। हम कर क्या रहे हैं कि पाथ की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, और वो वैल्यू क्या डाल रहे हैं, ऐसी वैल्यू की पाथ का तो सारा कंटेंट उसमें आए जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और उसके आगे ये ऐड हो जाए टेम्प डायरेक्टरी। ठीक है, तो ये चीज़ हम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एंटर किया, चल गया कमांड। एक बार इसको वेरीफाई कर लो, इको डॉलर पाथ। ठीक है, तो जो पहले पाथ की वैल्यू थी उसमें सिंपली सबसे आगे टेम्प ऐड हो गया। बस बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ, इससे सिस्टम की बाकी फंक्शनिंग कुछ चेंज नहीं होगी, बस डेट कमांड नहीं चलेगा ढंग से। एक कमांड होता है ना विच, इससे हम चेक करते हैं कि कौन सा कहाँ पे है कोई पर्टिकुलर वो प्रोग्राम या कमांड। अगर इसमें इससे विच डेट चेक करूँ तो क्या बता रहा है, डेट कहाँ है, टेम्प के अंदर। क्योंकि अब पाथ में जब टेम्प आ गया सबसे पहले, तो उसको डेट का वर्जन कौन सा है, टेम्प वाला ही दिख रहा है। अब वो कहीं और ढूंढ ही नहीं रहा, उसको वहीं मिल गया। ठीक है, तो टेम्प डेट मतलब कि ढंग से किया हमने। और अब क्या करते हैं, अब एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। वो जो टी पार्टी है उसको जाते हैं, होम रैबिट, नहीं है टी पार्टी, इसको चलाते हैं। वेलकम टू द टी पार्टी, मैड हैटर विल बी हियर सून प्रोबेबली बाय। प्रोबेबली के बाय के बाद क्या था, डेट। तो डेट जब रन हुआ तो यहाँ पे सिंपली क्या है, शेल मिल गया हमें एज हैटर। इसकी डायरेक्टरी में जाके देखते हैं, यहाँ पे क्या है। पासवर्ड डॉट टी एक्स टी नाम की एक फाइल है, देखते हैं क्या है ये। वाई इधर ही बनाई, तो ये एक पासवर्ड है इस हैटर अकाउंट का। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको एसएसएच के थ्रू लॉग इन करना हो इसमें, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा से सब कुछ करने की, डायरेक्टली एसएसएच इसी अकाउंट में लॉग इन कर सकते हो। अच्छा, अब जो है इस सिस्टम को हमने यूज़र अकाउंट जितने भी थे सबके थ्रू एक्सेस किया, बट अभी भी रूट का क्या करना है ये नहीं पता। अच्छा, इस यूज़र के से भी चेक कर लेते हैं, sudo हाइफन एल कोई परमिशन है क्या, पासवर्ड फॉर हैटर पासवर्ड या नहीं, दैट में नॉट रन, sudo on one
तो अब और क्या किया जा सकता है सिस्टम पे? कि हमें रूट एक्सेस मिले। इसके बारे में सोचो क्या किया जा सकता है। तब तक मैं आता हूँ। ठीक है।
कुछ आया समझ क्या करना है? देखो अभी तक हमने क्या किया कि जहां जहां प्रिविलेज एस्केलेशन के वेक्टर्स ढूंढे सारा मैन्युअली किया। ठीक है, देखा कि कोई फाइल है या नहीं जो जिसका कुछ कर सकें। सूडो की परमिशंस देखी, सेट यूआईडी बाइनरीज देखी। ठीक है, मैन्युअली किया सारा। लेकिन ऐसी स्क्रिप्ट्स भी एग्जिस्ट करती हैं जो अगर आप किसी सिस्टम पे चलाओ तो आपको ये बताएंगी कि उस सिस्टम पे प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए कुछ अवेलेबल है या नहीं। तो ऐसी स्क्रिप्ट हम इस सिस्टम पे भी डाल सकते हैं और चलाते हैं उसको। Excuse me। अब क्या नेट से तो डाउनलोड कर नहीं सकते इस सिस्टम पे। ठीक है, नेट एक्सेस पता नहीं है नहीं इसके पास, पर मेरे सिस्टम पे है स्क्रिप्ट तो मैं वो इसमें डाल सकता हूँ। तो आते हैं पहले तो अपने सिस्टम पे। ठीक है, और अपने सिस्टम पे जाना है। जो स्क्रिप्ट मैं एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ पे उसका नाम है लिन पीस। ठीक है, ये नाम की स्क्रिप्ट है। एक सेकंड गिटहब पे दिखा देता हूँ ये चीज़। ठीक है, प्रिविलेज एस्केलेशन ऑसम स्क्रिप्ट सूट, सॉरी स्वीट। और उसमें लिनक्स के लिए भी है, विंडोज़ के लिए भी है। हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे? लिनक्स वाली लिन पीस के नाम से जो आती है। ठीक है, linpiece.sh ये मैंने डाउनलोड की अपने सिस्टम पे। और इसको सिंपली क्या करूँगा मैं, अब इस डायरेक्टरी में है ये। ठीक है, मैं उस सिस्टम पे ये चीज़ डाउनलोड करना चाहता हूँ सब। तो मैं अपने जो सिस्टम है मेरा पैरेट टर्मिनल, उस पे मैं एक छोटा सा सर्वर बना लूँगा। पाइथन एम सिंपल एचटीटीपी सर्वर और पोर्ट नंबर। और अब क्या करेंगे, इस पे जाएंगे जो हमारा शेल है दूसरे सिस्टम पे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि अच्छा, ऐसा कौन सा कमांड होता है जिसके थ्रू कमांड लाइन में, मतलब जिसके थ्रू बिना ब्राउज़र एक्सेस किए कमांड लाइन के थ्रू ही आप कोई फाइल डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट से? ऐसा कौन सा कमांड है? कोई बता सकता है ये चीज़? एपीटी इंस्टॉल। नहीं, एपीटी इंस्टॉल से कोई भी फाइल नहीं डाउनलोड कर सकते ना। एपीटी इंस्टॉल wget से हाँ, डब्ल्यू गेट। ठीक है, देखो एपीटी इंस्टॉल यूज होता है कि कोई पैकेज अगर अवेलेबल है लिनक्स के लिए तो इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, अदरवाइज कुछ और अगर आप चीज़ बोलोगे तो वो नहीं करेगा डाउनलोड, एक्सेस नहीं कर पाएगा उसको। ठीक है सर। हम डब्ल्यू गेट यूज करेंगे। और अब मुझे क्या चाहिए, मुझे वो वाली फाइल चाहिए linpiece.sh। तो डब्ल्यू गेट, और मुझे बताना पड़ेगा भी कहाँ से लानी है, यूआरएल देना पड़ेगा पूरा। तो http और आईपी, आईपी मतलब मेरा जो सिस्टम है उसका आईपी देना पड़ेगा। और ये ट्राई हैकमी पे नेट जो नेटवर्क है उसका आईपी
दूसरा वाला इंटरफेस जो है इथरनेट वाला, उसका आईपी यहाँ पे नहीं चलेगा। और हमने कहाँ खोली है ये जो सर्वर है, हमने कहाँ खोला है, डेस्कटॉप टूल्स इस डायरेक्टरी में खोला है। तो सिंपली मैं वहाँ पे आईपी एंड उसको कह सकता हूँ लिन is.sh। तो कनेक्ट हुआ, डाउनलोड हो गई फाइल। ls करके देखोगे तो linpeace.sh नाम की फाइल यहाँ पे मिलेगी। chmod +x, इसको एग्जीक्यूटेबल बनाना पड़ेगा क्योंकि ये स्क्रिप्ट है, एग्जीक्यूट तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एग्जीक्यूटेबल है, उसको चलाते हैं। अच्छा, ये क्या डेट कमांड में अटक गया जाके, क्या करते हैं डेट कमांड वाला इशू फिक्स करने के लिए। अब देखो वो जो डेट वाली फाइल थी जो हमने बनाई थी, उसकी जरूरत तो है नहीं मेरे को। कैनॉट रिमूव, अच्छा क्या वो परमिशन ही नहीं है मेरे पास उस काम की। या तो एक काम करते हैं, पाथ ही चेंज कर देते हैं। अच्छा सबसे एक सेकंड पहले एको कर लेते हैं इसकी वैल्यू, ना ऊपर स्क्रॉल करके जाना पड़ेगा। कॉपी किया, पाथ की जब वैल्यू से खेल रहे हो बड़ा ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो एको पाथ चल रहा है, ये बीच में ये जो दिख रहा था ये थोड़ा इसका टर्मिनल मैसअप हो जाता है बीच में। अब अगर मैं विच डेट करके देखता हूँ तो क्या मिलेगा, बिन डेट। ठीक है, तो अब वो इशू चला गया। अब वापस से एग्जीक्यूट करते हैं हमारी फाइल को।
तो इसने जो भी इसको चेक करना था कर लिया एंड आउटपुट दे दिया जितना भी था। तो देख लेते हैं क्या है सिचुएशन। बहुत लंबा चौड़ा आउटपुट आता है इसका। ठीक है, यहाँ से स्क्रिप्ट शुरू होती है। बेसिकली क्या है कि लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए चेक कर रहा है कि कितने ऑप्शन है हमारे पास, और जो भी हाईलाइटेड है उसके लिए क्या उसने यहाँ पे लेजेंड दिया हुआ है कि अगर इस तरह से है मतलब दैट्स 99% ऑफ प्रिविलेज एस्केलेशन वेक्टर। अगर रेड है मतलब एक बार चेक कर सकते हो क्या है, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कह रहा है प्रिविलेज एस्केलेशन सूडो वर्जन का तो क्या ही करोगे। फिर ये सारे सिस्टम एनवायरनमेंट्स, सॉरी सिस्टम एनवायरनमेंट्स नहीं, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स दे रहा है इस सिस्टम के। फिर ये क्या है, रनिंग प्रोसेसेस। ये तो रूट के उस पर जितने प्रोसेसेस चल रहे हैं वो है, इनका भी कुछ ऐसे काम नहीं है यहाँ पे। इंफॉर्मेशन बहुत सी ढूंढने की कोशिश करेगा इस सिस्टम के बारे में। ठीक है, अभी कौन लॉग देना है, तो एलिस लॉग देना है। ये क्यों, क्योंकि डायरेक्ट जो SSH लॉगिन था वो एलिस के नाम से किया था हमने। वो तो उसके थ्रू प्रिविलेज एस्केलेशन कर करके हैटर तक पहुंचे। अगर हैटर के उससे लॉगिन करोगे तो हैटर दिखाएगा लॉग देन। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो उतनी यूजफुल है नहीं, माई स्केल वर्जन ये सब भी कोई मतलब नहीं है। ये क्या है, इंटरेस्टिंग फाइल्स। अच्छा, इंटरेस्टिंग फाइल्स में सबसे पहले उसने सेट यूआईडी वाली जो फाइल्स हैं वो चेक की, जो अपन मैन्युअली करते हैं। सिंपली यहाँ पे स्क्रिप्ट भी वही कर दिया। और ये सारी फाइल जो इसने हाईलाइट की हैं सिस्टम फाइल्स है, तो इनका कुछ भी नहीं कर सकते। सेट ग्रुप आईडी सिमिलर उससे काम करता है, बस वो यूजर की जगह ग्रुप के लिए है। अच्छा, यहाँ पे एक सेक्शन है लेकिन केपेबिलिटीज। तो जानते हैं केपेबिलिटीज क्या होता है? जैसे लिनक्स में क्या होता है, फाइल परमिशंस होते हैं हमारे पास अलग अलग तरह की। जैसे सेट यू आईडी हमने देखी, सेट ग्रुप आईडी है, वैसे नॉर्मल अपनी परमिशंस हैं। वैसे ही जो एग्जीक्यूटेबल्स होती हैं लिनक्स में, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, इसको कह सकते हो केपेबिलिटीज। इसको कह सकते हो क्या, मतलब उसका नाम ही वही है। अब वो समझने के लिए उसको ऐसे समझ लो कि वो भी एक तरह की परमिशन ही है, लेकिन उनका जो पर्पस है वो यूजर्स को कंट्रोल करना नहीं है। ठीक है, फाइल परमिशन जो हमारी होती है जैसे रीड राइट एग्जीक्यूट, ये जब हम किसी फाइल के लिए कॉन्फ़िगर करते हैं तो उससे ये कंट्रोल कर रहे हैं कि कौन सा यूजर उस पर क्या कर सकता है। ओनर या ग्रुप या अदर्स में जो भी परमिशन है, उससे यही कंट्रोल होता है ना कि फाइल को कौन रीड कर सकता है, कौन राइट कर सकता है, कौन एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ तो आप लोगों को क्लियर है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को, फाइल परमिशंस क्यों कैसे काम करती हैं।
बोल भी लिया करो यार थोड़ा सा। नहीं कोई डाउट नहीं है, चलो गुड। अब यहाँ पे क्या है, कैपेबिलिटीज जो होती हैं ये यूजर्स की परमिशन कंट्रोल नहीं करती। ठीक है, मतलब कि कौन यूजर किस तरह से फाइल को एक्सेस करेगा। कैपेबिलिटीज का पर्पस वो नहीं है। पहली बात तो कैपेबिलिटीज होती सिर्फ एग्जीक्यूटेबल्स के लिए, किसी डायरेक्टरी के लिए या नॉर्मल फाइल के लिए नहीं होती। मतलब अगर मैं टेक्स्ट फाइल बना दूं, एग्जीक्यूटेबल नहीं है वो, उसके लिए कैपेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर कोई एग्जीक्यूटेबल है तो ही कैपेबिलिटी उस पर वैलिड है। और कैपेबिलिटीज का पर्पस क्या होता है कि जो कर्नल होता है सिस्टम का, उससे जब इंटरेक्ट करती हैं फाइल्स, तो तब उनको किस तरह की प्रिविलेज मिलती है, ये कंट्रोल करने के लिए कैपेबिलिटीज यूज होती हैं। ठीक है, तो इसमें चाहो तो और डिटेल में आप इसमें पढ़ सकते हो, बट बेसिक पर्पस जो है कैपेबिलिटीज का यही होता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कैपेबिलिटीज, दे आर ऑल्सो प्रिविलेज एस्केलेशन वेक्टर। ठीक है, और कौन सी इसने यहाँ पे बाइनरी या एग्जीक्यूटेबल मेंशन की है, पर्ल। ठीक है, पर्ल भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसकी जो बाइनरी है उसमें सेट यूआईडी कैपेबिलिटी है, कैप अंडरस्कोर सेट यूआईडी। ठीक है, तो उसमें है ये कैपेबिलिटी। तो क्या हमें इसको कुछ तरीका मिल सकता है अपने फेवर में, अपने बेनिफिट में इसको यूज़ करने का। प्रिविलेज एस्केलेशन हमें करनी है तो क्या इसको यूज़ कर सकते हैं। अरे जब यहाँ पे उसने दिया हुआ है कैपेबिलिटीज मेंशन की हुई हैं प्रिविलेज एस्केलेशन में, वो ढूंढ रहा है, मतलब कोई ना कोई तरीका तो होगा ना करने का। देखिए, अच्छा अब हमें नहीं पता कि इसको प्रिविलेज एस्केलेशन कैसे होगी, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली गूगल सर्च कर लूँगा। गूगल यूज़ करने में बिल्कुल नहीं डरने का, बिल्कुल नहीं सोचने का दो बार। कुछ नहीं आ रहा, कहीं अटके हुए हो, कोशिश करो गूगल पर ढूंढने की, हो सकता है मिले। हमें क्या करना है, पर्ल सेट यूआईडी कैपेबिलिटी प्रिवेस। ठीक है, प्रिविलेज एस्केलेशन को प्रिवेस लिख सकते हो। ठीक है, पहला रिजल्ट है वही। अगर मैं देखूँ तो ये क्या बता रहा है मेरे को कि इसके थ्रू शेल मिल सकता है, रिवर्स शेल मिल सकता है। कैपेबिलिटीज वाले सेक्शन में आओ तो इफ द बाइनरी हैज द लिनक्स कैप सेट यूआईडी कैपेबिलिटी सेट, इट कैन बी यूज्ड एज अ बैकडोर टू मेंटेन प्रिविलेज्ड एक्सेस। अच्छा, तो ट्राई करते हैं, हो सकता है इससे हमें मिले रूट एक्सेस। डॉट स्लैश पर्ल, मतलब ये कमांड अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे प्रिविलेज एक्सेस मिलेगा सिस्टम पे। सिंपली कोई इसको मैं कॉपी कर लूंगा। पर्ल परमिशन डिनाइड बता रहा है, एक सेकेंड, कैपेबिलिटी वाला सेक्शन कितने ऊपर है, दोबारा चेक करते हैं। देन पर्ल, तो बस स्पेसिफाई करके देखते हैं यहाँ पे। यार ये इसका अलग ही चक्कर है। कैसे परमिशन डिनाइड,
काम करते हैं। अब चल गया। आईडी तो अपन रूट की आईडी से हैं इस समय शेल में इस सिस्टम पे। चाहो तो अपग्रेड कर लो शेल। पाइथन ना चले तो पाइथन 3। ये आजकल ज़्यादातर सिस्टम्स पाइथन 2 हटा रहे हैं और सिर्फ पाइथन 3 ही होता है ज़्यादातर। ये तो ये चला root@wonderland। कहाँ पे हूँ इस समय? वही हैटर वाली डायरेक्टरी में हूँ। तो मैं जाता हूँ एलिस की डायरेक्टरी में। यही है root.txt। ये रहा रूट फ्लैग। ठीक है, तो ये था वंडरलैंड CTF और उसमें हमने रूट फ्लैग ढूंढ लिया, तो अब ये हो गया सॉल्व। सर ये POSIX क्या है सर? POSIX? POSIX POSIX, अच्छा इसके बारे में तब पढ़ोगे अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम स्टडी कर रहे हो तो। ठीक है, POSIX इज बेसिकली एक स्टैंडर्ड है, पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। ठीक है, और यूनिक्स जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है का वो है कोर, उसको तो मतलब स्टैंडर्डाइज करने के लिए बनाने की कोशिश की उन्होंने, बट वही है, बहुत मुश्किल प्रोसेस है। क्योंकि ये कैसे अब तक के सबसे हार्डेस्ट CTF हुआ सर अभी। तो धीरे धीरे तो इजी से हार्ड पे तो बढ़ोगे ही ना। हाँ हाँ। और देखो जैसे जैसे करते जाओगे, अब तुमने इस CTF में जो कंसेप्ट देखे हैं, ठीक है, काफी कुछ देखा है यहाँ पे जो पहले नहीं देखा था। जब पहला CTF किया था उसमें भी जो चीजें देखी वो पहले नहीं देखी होंगी, या अगर इवन देखी होंगी तो भी हो सकता है कुछ डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन देखा हो। ऐसे तो सीखने को मिलता है, नई नई चीजें देखते हैं नए नए CTF में, तो पता चलते हैं कंसेप्ट। अब ये वाले कंसेप्ट किसी और CTF में देखोगे तुरंत तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि क्या करना है उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि तुमने ऑलरेडी देखा हुआ है। ठीक है, तो ये CTF जो है वो तो हो गया। इसमें कोई डाउट्स या कोई क्वेश्चन है किसी को? नो?
अच्छा एक चीज़ और है, ठीक है,